जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस हैं। तो यदि आपने इनके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। आज का हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा एवं साहित्य का विकास। मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और उसके अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक आखिर शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में साहित्य लिखे गए, वो साहित्य कौन सी थी और किन के द्वारा लिखी गई है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन है। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। इस काल में न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई बल्कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी गहन और बहुआयामी विकास हुआ। इस युग में ज्ञान को सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक जीवन से जोड़कर देखा गया, जिससे शिक्षा और साहित्य दोनों का व्यापक प्रसार हुआ। तो मौर्य काल पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा काल था जहाँ पर संपूर्ण भारत एकजुट हुआ, यानी मौर्य काल से ही भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर उस वक्त मौर्य वंश ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, ये आपका भारत। ठीक है, उस वक्त आपका पाकिस्तान का पूरा एरिया इंडिया का ही था, इधर अफगानिस्तान भी पूरा इंडिया का ही था, और इधर जो आपका नेपाल और भूटान का एरिया है प्लस बांग्लादेश, ये सारा पूरा इंडिया हुआ करता था उस वक्त। इसको हम भारतवर्ष के नाम से भी जानते थे। तो लगभग जिन जिन क्षेत्रों में मैं कलर कर रहा हूँ, लगभग उन सभी क्षेत्रों में आपका मौर्य वंश का आधिपत्य था। दक्षिण भारत में जो उसका दक्षिणतम बिंदु हम कलिंग तक मान सकते हैं। ठीक है, जो कि आज के उड़ीसा में स्थित है। तो जहाँ जहाँ तक मैंने कलर किया है उन पूरे क्षेत्रों पर आपका मौर्य वंश का आधिपत्य था। यानी आप सोच सकते हो उस वक्त कितना बड़ा साम्राज्य मौर्यों ने स्थापित किया था, और ये पहला साम्राज्य था जो संपूर्ण भारत को एकजुट करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का स्वरूप। कैसा स्वरूप था शिक्षा का? मौर्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था। इसमें नैतिकता यानी मोरालिटी, धर्म, सामाजिक कर्तव्य और व्यवहारिक कौशल पर विशेष बल दिया गया था। यानी शिक्षा जब भी व्यक्ति को दिया जाता था उस वक्त, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी शिक्षा तक ही या सैद्धांतिक शिक्षा तक ही उसको सीमित कर दिया जाता था। जैसे आज होता है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त आपका किताबों के अलावा भी लोगों का व्यक्तित्व विकास कैसे होना चाहिए, उनमें नैतिकता का भाव कैसे आना चाहिए, धर्म के प्रति उदारता कैसे रहनी चाहिए, या समाज के प्रति उनका उदारता का भाव कैसे रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को सिखाया जाता था, जो कि बेस्ट था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, सामाजिक अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और व्यवहारिक जीवन की तैयारी ही उस वक्त की शिक्षा का मेन उद्देश्य था। ठीक, तो हमने जाना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था और किन किन उद्देश्यों के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। अब हम जानेंगे कि शिक्षा की प्रणाली कैसी थी, यानी किस आधार से छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। तो मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य आधार गुरुकुल प्रणाली थी। इसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निवास कर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस दौरान क्या था कि जैसे हम अभी क्या करते हैं कि घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, या घर से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर घर आते हैं, तो उस वक्त जो थी ये प्रथा नहीं थी। उस वक्त क्या था, यदि आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो अपने फैमिली को छोड़कर आपको गुरु के आश्रम में रहना होगा, यानी आपके गुरु जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर आपको रहना होगा। ठीक है, वहाँ उस वक्त जो थी गुरुकुल परंपरा थी, और सभी लोगों को इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। यानी लोग अविवाहित रह कर के शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण के बाद ही विवाह किया करते थे। ठीक है,
गुरु प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी? कई प्रकार की विशेषताएं थी, जैसे कि छात्र गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, आत्मानुशासन और सेवा संयम पर बल था, यानी खुद पर कैसे काम किया जाए, खुद को कैसे अनुशासित किया जाए, उस पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता था। मौखिक शिक्षा प्रमुख थी, यानी उस वक्त लिखित शिक्षा को मुख्य आधार नहीं माना जाता था। क्या होता था कि मौखिक का अर्थ होता है कि बोल करके शिक्षा दी जाती थी, यानी गुरु क्या करते थे, बोलकर शिक्षा दिया करते थे और छात्र उसे याद करके या छात्र उसे समझ करके अपने जीवन में उतारते थे। ठीक है, वहाँ लिखित शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, यानी इससे ये भी सिद्ध होता है कि उस दौरान आपका कोई रिटेन एग्जामिनेशन उस काल में नहीं हुआ करता था। यानी जैसे आज रिटेन एग्जामिनेशन होते हैं, लिखित एग्जामिनेशन होते हैं, वैसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था। हो सकता है कि मौखिक एग्जामिनेशन होता हो, यानी आपके जो आचार्य हैं यानी जो गुरु हैं वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं मौखिक रूप से, लेकिन लिखित का उस तरीके से हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं देखने को। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत और प्राकृत था, यानी जनरली शिक्षा जो दी जाती थी वो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। प्राकृत उस वक्त की प्रचलन में रहने वाली भाषा थी और संस्कृत भी एक प्रकार से प्रमुख भाषा ही हुआ करती थी। शिक्षा प्रायः निःशुल्क होती थी और शिक्षा कंप्लीट होने के बाद गुरु क्या कर सकते थे, अपने छात्रों से या अपने विद्यार्थियों से कुछ गुरु दक्षिणा मांग सकते थे और छात्रों को वो गुरु दक्षिणा देनी होती थी। इस प्रणाली में शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन शैली वे ऑफ लाइफ का अंग थी। यानी सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं था इस काल में, बल्कि उन शिक्षाओं को अपने वास्तविक जीवन में कैसे उतारा जाए उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था। प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन थे मौर्य काल में? मौर्य काल में कई प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख है। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो थे वो शिक्षा दिया करते थे, तक्षशिला में ही। ठीक है, यह उस समय का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। यहाँ राजनीति, चिकित्सा, शस्त्र विद्या, व्याकरण और दर्शन पढ़ाया जाता था। चाणक्य जैसे महान विद्वान भी यहीं से जुड़े थे। नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो मौर्य काल के समय स्थापित नहीं हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त ने स्थापित किया था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, लेकिन इसकी जो नींव थी, यानी नींव का मतलब जो है शिक्षा का जो एक प्रकार से प्रभाव कह सकते हैं कि शिक्षा की परंपरा धीरे धीरे मौर्य काल में विकसित हो रही थी और आगे चलकर गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन केंद्रों में भारत के साथ साथ चीन, मध्य एशिया आदि से भी विद्यार्थी आते थे, जिससे शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट होता है। पाठ्यक्रम क्या था? तो मौर्य काल का पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी था इसमें। धार्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक सभी प्रकार के विषय शामिल थे। धार्मिक विषय में आपको वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ और अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती थी। दार्शनिक विषयों में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी। लैखिक दर्शन में यानी सेक्युलर सब्जेक्ट्स में आपको राजनीति और प्रशासन, अर्थशास्त्र, युद्ध कला जिसमें प्रमुख हुआ करता था धनुर्विद्या, आयुर्वेद में चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा बहुआयामी और व्यवहारिक थी। राज्य का योगदान एवं अशोक की क्या भूमिका थी इसमें? मौर्य वंश ने शिक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से अशोक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। अशोक का योगदान कैसे था? अशोक ने कई स्थानों पर नैतिक मूल्यों पर आधारित शिलालेख लिखवाए थे, जिससे नैतिक बातों का पता चलता था और वो सीधा तौर पर प्रजा तक पहुंचती थी, जिससे प्रजा भी उन नैतिक मूल्यों का पालन करती थी। क्या था कि शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से नैतिक शिक्षा का प्रसार अशोक द्वारा किया जाता था। अहिंसा, दया, सत्य और सहिष्णुता का भी प्रचार किया करते थे वो। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार, साथ में शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने का भी प्रयास अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ने शिक्षा को केवल विद्यालयों तक ही सीमित न रखकर जन तक पहुंचाया, यानी हर एक लोगों तक पहुंचाना चाहा, जो इस काल की एक अनूठी विशेषता थी। साहित्य का विकास देखें तो कई प्रकार के साहित्यों का विकास हुआ इस दौरान।
मौर्य काल साहित्य दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। इस समय विभिन्न भाषाओं जैसे कि संस्कृत, प्राकृत और पाली में साहित्य की रचना हुई। और वो साहित्य कौन कौन से थे? ब्राह्मण साहित्य। इस काल में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन जारी रहा। धर्मसूत्र और स्मृतियाँ भी विकसित हो रही थी। इनमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। बौद्धिक साहित्य की बात करो तो कई सारे ग्रंथ जो हैं का संकलन इसी काल में हुआ। बौद्ध साहित्य में मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध साहित्य का भी व्यापक विकास था। त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक शामिल है बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक जो है उसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जिसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका सूत पिटक है उसको क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। और इसी काल में जो है त्रिपिटक का संकलन किया गया था, जिसमें 3 पिटक शामिल है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पाली भाषा में रचना हुआ करती थी, जिससे यह जन सामान्य के लिए एक सुलभ भाषा बनी। और महात्मा बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में ही अपने विचारों को प्रकट करते थे, अपने ज्ञान को बांटते थे, ताकि हर एक व्यक्ति तक उसको आसानी से पहुंचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को वो आसानी से समझ में आ सके। नैतिकता, आचार और धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य, तो इस काल में क्या था कि जैन धर्म के आगम ग्रंथों का भी संकलन किया गया था। इनमें महावीर के उपदेशों और जैन सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। लौकिक साहित्य की बात करूँ तो ये सेक्युलर लिटरेचर के अंतर्गत आता है, इसे सेक्युलर लिटरेचर भी कहते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र थी। नाम से पता चलता है कि इसमें अर्थशास्त्र की चर्चा होगी, अर्थशास्त्र के विषय की चर्चा होगी, लेकिन ये जो पुस्तक है वो राजनीति से जुड़ी थी। ठीक है, नाम तो अर्थशास्त्र था लेकिन पुस्तक किससे जुड़ी हुई थी? राजनीति से जुड़ी हुई थी। इस ग्रंथ में निम्नलिखित विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया था, जिसमें राज्य प्रशासन, कर व्यवस्था, कूटनीति और विदेश नीति किस प्रकार से होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आर्थिक नीतियाँ राजा को किस प्रकार से बनानी चाहिए, सभी चीज़ों की, इन सभी विषयों की चर्चा थी। यह ग्रंथ मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का दर्पण माना जाता है। इसके अलावा विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से नंद वंश के विनाश और मौर्य वंश के उदय की चर्चा मिलती है। मौर्य वंश से पहले नंद वंश मगध पर शासन किया करता था। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी दूत रहा करता था। ठीक है, मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की भी एक पुस्तक थी इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक में ये तक लिखा गया है कि भारतीयों को लिखने से ज़्यादा उन्हें सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस कारण हमने पहले ही पढ़ा कि जो यहाँ की शिक्षा थी वो मौखिक पर आधारित थी, यानी लोग लिखना पसंद नहीं करते थे। तो इंडिका में मौर्य वंश के साथ साथ इसकी भी जानकारी मिलती है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं चीज़ों को। भाषा और लिपि, तो कई सारे लिपि इस दौरान और भाषा प्रमुख रूप से विकसित हो रही थी। मौर्य काल में भाषा और लिपि का भी विकास हुआ, जैसे संस्कृत विद्वानों और ब्राह्मणों की भाषा थी, पाली और प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी, यानी आम नागरिक पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है और खरोष्ठी लिपि जो है उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित था। इससे जो है भाषा का लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। शिक्षा और साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो नैतिकता और धर्म पर आधारित थी शिक्षा हमारी। व्यवहारिक और जीवन उपयोगी ज्ञान दिए जाते थे, ताकि लोग अपने फील्ड पर उतरते हैं वास्तविक रूप से तो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे, इनकी शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न धर्मों का अस्तित्व था, यानी उस वक्त बौद्ध धर्म भी विकसित था, जैन धर्म भी विकसित था और साथ में आपका ब्राह्मण धर्म तो चल ही रहा था। तो ये 3 धर्म जो है उस वक्त सामान्य रूप से एक साथ चल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के केंद्र थे, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि तक्षशिला जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शिक्षा केंद्र था। बहुभाषीय साहित्य का विकास हुआ, जिसमें संस्कृत, पाली और कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। राज्य का संरक्षण
कैसे किया जाना है उसकी भी जानकारी दी जाती थी और जन सामान्य तक शिक्षा का प्रसार भी किया जाता था। निष्कर्ष की बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा और साहित्य का अत्यंत व्यापक और संतुलित विकास हुआ है। इस युग में शिक्षा ने व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास को दिशा दी है, जबकि साहित्य ने धार्मिक, दार्शनिक और प्रशासनिक ज्ञान को समृद्ध किया है। अशोक के प्रयासों से शिक्षा का प्रसार जन सामान्य तक पहुंचा और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों ने भारतीय शासन को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। इस प्रकार मौर्य काल भारतीय शिक्षा और साहित्य के इतिहास का एक मजबूत आधारशिला के रूप में स्थापित होता है। तो इससे हमने जाना कि मौर्य काल में जो शिक्षा थी वो नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। किताबी ज्ञान से ज़्यादा शिक्षा जीवन के वास्तविक सच्चाइयों पर दी जाती थी कि आखिर वास्तव में कैसे जीवन जिया जाना चाहिए और किस प्रकार से हमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना पूरे समाज में बनाए रखना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी स्थिति थी उस वक्त शिक्षा और साहित्य की, जो हमने पूरे प्रश्न में जाना। उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।